सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में मायरा ने रिद्धि को बहुत सारी बातें सुनाई होती है। उसके बाद से मायरा अपने रूम में चली जाती है। इधर रिद्धि को शक होता है कि शायद आर्य इसी होटल में है या इसी शहर में है। और इधर मायरा के पास राहुल जाता है और उससे पूछता है तो मायरा उसको सारी बातें बता देती है। अब इसके आगे इधर रिद्धि अपने रूम में से निकलकर सीधा रिसेप्शन पे जाती है और वहाँ पे खड़ी रिसेप्शनिस्ट से कहती है एक्सक्यूज़ मी। तो वो जो वहाँ पे खड़ी होती है वो मुस्कुराकर कहती है यस मैम, मे आई हेल्प यू। जिस पर रिद्धि कहती है जी, मैं ये जानना चाहती थी कि क्या आपके होटल में कोई आर्य कपूर नाम से गेस्ट ठहरा हुआ है, और अगर वो यहाँ है तो उसका रूम नंबर कौन सा है। जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है सॉरी मैम, मैं अपने गेस्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके से नहीं दे सकती, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। जिस पर रिद्धि उससे फिर बोलती है लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं किसी से नहीं कहूँगी कि आपने मेरी मदद की थी। जिस पे रिसेप्शनिस्ट बोलती है सॉरी मैम, लेकिन मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत कीजिए। जिस तो रिद्धि बोलती है आप मुझे उनका रूम नंबर मत बताइएगा, बस अपनी गेस्ट लिस्ट में एक बार चेक करके सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि वो इस होटल में रुकी हैं या नहीं। जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है सॉरी मैम, मैं आपको ये भी नहीं बता सकती, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। रिद्धि समझ जाती है कि ये उसे कुछ नहीं बताने वाली है, इसीलिए वो वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ती है कि सामने से आते हुए किसी इंसान से उसकी टक्कर हो जाती है। वो गिरने को होती है लेकिन सामने वाला उसे गिरने से बचा लेता है। रिद्धि देखती है और फिर वो खड़ी होती है, फिर एक नज़र सामने खड़े हुए उस इंसान पर डालती है और अपने सामने खड़े उस इंसान को देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर उसे एकटक देखते हुए कहती है हे हे डॉक्टर रोहित, नाइस टू सी यू, लेकिन आप यहाँ। जिस पर डॉक्टर रोहित बोलते हैं हाय डॉक्टर कपूर, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं। जिस पर रिद्धि भी स्माइल करते हुए बोलती है पहले सवाल मैंने किया था, लेकिन चलिए हमेशा की तरह जवाब पहले मैं ही दे देती हूँ। वो मैं यहाँ पर किसी केस के सिलसिले में आई थी, इसीलिए इसी होटल में रुकी हुई हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे। जिस पर डॉक्टर रोहित बोलते हैं ये मेरे भाई का होटल है तो मैं बस यहाँ पे वैसे ही आया था, लेकिन मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। जिस पर रिद्धि बोलती है गुड न्यूज़, लेकिन वो क्या है। तो डॉक्टर रोहित बोलते हैं मेरा ट्रांसफ़र फिर से उसी हॉस्पिटल में हो गया है, मैं भी जल्दी सिडनी शिफ्ट होने वाला हूँ। जिस पर रिद्धि खुश होती हुई बोलती है दैट्स अ गुड न्यूज़, मेरा भी बस 1-2 दिन का काम है और बाकी है, फिर मैं वापस सिडनी वापस जाने वाली हूँ। तो डॉक्टर रोहित बोलते हैं लेकिन आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं, इस वक्त आपको तो अपने रूम में होना चाहिए। रोहित की बात सुनकर रिद्धि के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो रोहित से कहती है डॉक्टर रोहित, ये होटल आपके भाई का है ना। जिस पर रोहित अपना सिर हाँ मिलाता है। तो रिद्धि उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं। जिस पर रोहित स्माइल करते हुए कहता है एनी टाइम डॉक्टर कपूर, आपको इस तरह से रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बस में होगा तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो रिद्धि कहती है वो मुझे बस ये पता करना था कि इस होटल में कोई आर्य कपूर नाम की लड़की रुकी हुई है। तो रोहित कहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सब तो आप रिसेप्शनिस्ट से पूछ सकती हो। तो रिद्धि उदास होते हुए कहती है मैंने पूछा था, लेकिन इस होटल के रूल्स के अगेंस्ट थे, इसलिए वो मुझे नहीं बता रही।
तुम तो होटल के ओनर के भाई हो ना, शायद तुम्हें तुम्हारे कहने से वो मुझे कुछ बता दे प्लीज़। इस वक्त मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिस पर रोहित कहता है ओके ओके डॉक्टर कपूर, आपको इतना भी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको पता करके बताता हूँ। फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है, जिस पर वो बोलती है जी मैम, आर्य कपूर जो इंडिया से हैं वो आज ही इस होटल में आई हैं और उनका रूम नंबर 102 है। आर्य के यहाँ होने की बात सुनकर रिद्धि की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, लेकिन फिर वो रोहित को वहाँ देखते हुए अपनी आंखों की नमी को बाहर ना आने देती और छुपा लेती है और रोहित को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। जिस पर डॉक्टर रोहित उसे पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है डॉक्टर कपूर, आपने मेरे प्रपोजल के बाद मुझे अपना पार्टनर तो नहीं बनाया, कम से कम एक दोस्त तो बना ही सकती हैं, और अगर आप चाहें तो इस दोस्त से अपने दिल की बात भी कह सकती हैं। जिसे सुनकर रिद्धि बिना मुड़े हुए कहती है नहीं रोहित, मेरी ज़िंदगी में अब ना तो किसी दोस्त की ज़रूरत है और ना ही किसी नए रिश्ते की, और ना ही मेरी ज़िंदगी में अब कोई इतनी बड़ी बात हो सकती है जिसे संभालने के लिए मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े। ये कहकर रिद्धि वहाँ से बाहर गार्डन की तरफ चली जाती है। रोहित रिद्धि के वहाँ जाने के बाद अपने बालों में हाथ फेरता है और कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ रिद्धि कि आर्य कौन है, हो ना हो ये वही है जिसको आपने अपनी ज़िंदगी से दूर करके आज तक खुद से दूर नहीं किया है। इधर रिद्धि गार्डन में जाती है और वहीं पे पड़े एक बेंच पर बैठकर अपने मुंह को अपने हथेली में छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है। वो थोड़ी देर तक रोती रहती है, फिर आसमान की तरफ अपने फेस को करती है, कहती है क्यों यार, क्यों क्यों आई हो तुम यहाँ पे, क्यों तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में आना चाहती हो, क्या अब भी मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया है? अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। और फिर वो खुद से ही कहती है इससे पहले कि आर्य को पता चले कि मैं यहाँ हूँ, इससे पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आर्य को कभी पता नहीं लगने दूँगी कि मैं यही हूँ। इधर आर्य को भी नींद नहीं आ रही थी, वो अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी और उसकी नज़रें गार्डन में खड़ी रिद्धि पर ही थी। आर्य रिद्धि का फेस देखने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन ज़्यादा अंधेरा होने के कारण उसे रिद्धि का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। वो उसे देखते हुए खुद से बोलती है ये लेडी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, कितनी ठंड पड़ रही है और ये इस तरह से बाहर, इन्हें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जाकर पता करती हूँ। इतना सोचकर वो वहाँ से अपने कोट को उठाती है और नीचे गार्डन की तरफ चल देती है। इधर आर्य लिफ्ट से नीचे आ रही होती है और उधर रिद्धि गार्डन से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। वो बस जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मायरा के सामने क्या बहाना बनाएगी। अगर मायरा को शक हो गया कि वो सब कुछ जानती है तो वो रिद्धि को किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं देगी। इधर आर्य लिफ्ट से बाहर निकलती है तो वहीं रिद्धि उसके बराबर वाली लिफ्ट से ऊपर की तरफ चली जाती है और उन दोनों का सामना एक बार फिर से होते होते रह जाता है। रिद्धि ऊपर जाकर अपने रूम में जाती है और अपने बेड पे लेट जाती है। इधर आर्य लिफ्ट से निकलकर जल्दी से उस जगह पे जाती है जहाँ पे वो लेडी खड़ी थी और वहाँ जाकर चारों तरफ देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। कुछ पल खड़े होकर सोचती है और फिर खुद से कहती है कौन थी वो, अचानक कहाँ चली गई और मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा कोई अपना मुझसे मिलते मिलते रह गया, ऐसा क्यों लग रहा था कि वो रिद्धि है, नहीं, रिद्धि रिद्धि यहाँ कैसे हो सकती है, वो तो ना जाने इस दुनिया में किस कोने में जाकर छुप गई है, इतने साल बीत जाने पर भी मुझे नहीं मिल रही। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद वो अपना सर झटक कर अपने रूम की तरफ चली जाती है। इधर अगली सुबह
रिद्धि जल्दी से उठती है और सोचने लगती है कि वो माहिरा को क्या कहेगी, कि वो क्यों सिडनी वापस जाना चाहती हैं। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी सिडनी के हॉस्पिटल से उसे फ़ोन आता है और वो अपना कॉल अटेंड करती है। रिद्धि बोलती है, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जिस पर डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, हेलो डॉक्टर कपूर, हाउ आर यू। तो रिद्धि बोलती है, मैं ठीक हूँ सर, लेकिन आपने इतनी सुबह सुबह कॉल किया, सब ठीक तो है ना। तो डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, डॉक्टर कपूर सब ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि आपको आज के आज ही वापस सिडनी आना होगा। इस पर रिद्धि बोलती है, लेकिन क्यों सर। तो डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, आपको डॉक्टर जॉर्ज के एक इंडियन पेशेंट का इमरजेंसी ऑपरेशन करना है। तो रिद्धि कहती है, लेकिन सर ऐसे अचानक। तो डॉक्टर डिसूजा कहते हैं, हाँ डॉक्टर कपूर, ऐसे अचानक, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो रिद्धि कहती है, लेकिन डॉक्टर डिसूजा, आप तो जानते हो कि मैं सिडनी में नहीं हूँ। तो डॉक्टर डिसूजा कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ डॉक्टर कपूर, आप शायद भूल रही हैं कि मैंने ही आपको वहाँ भेजा था, लेकिन अब अगर कोई इमरजेंसी आ गई है तो मैं आपको वापस बुला रहा हूँ। जिस पर रिद्धि बहाना बनाते हुए बोलती है, आप इमरजेंसी बोल रहे हैं, लेकिन इतनी इमरजेंसी में मैं कैसे पहुंच पाऊंगी, मेरे पहुंचने तक तो पेशेंट को कुछ हो गया तो डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपके आने तक पेशेंट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट अभी तक हमारे हॉस्पिटल नहीं आया है। वो लोग भी इंडिया से सिडनी के लिए निकल चुके हैं। जब तक वो लोग यहाँ पर होंगे तब तक आप भी यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने सब कुछ सोच कर ही आपको फ़ोन किया है। जिस पर रिद्धि परेशान होकर बोलती है, लेकिन डॉक्टर, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैंने ना तो पेशेंट के बारे में कुछ जाना है और ना ही उसकी केस हिस्ट्री के बारे में, और आप सीधा मुझे उन्हें ऑपरेट करने के लिए कह रहे हैं। जिस पर डॉक्टर डिसूजा कहते हैं, डॉक्टर रिद्धि, बहाने बनाना बंद कीजिए। आप अच्छे से जानती हैं कि अगर हॉस्पिटल में इस वक्त आप होती और आपके सामने ये केस इमरजेंसी में आता तो आप उन्हें बिना मुझसे पूछे ही ऑपरेट करती हैं। तो रिद्धि कहती है, सर आप मुझे ये सब करने के लिए क्यों कह रहे हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किसी भी इंडियन पेशेंट का इलाज नहीं करती हूँ, स्पेशली जबकि वो इंडिया में रहते हों। जिस पर डॉक्टर डिसूजा थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, डॉक्टर कपूर, इस वक्त आप बिल्कुल किसी अनप्रोफेशनल इंसान की तरह बात कर रही हैं। इतनी बड़ी सर्जन होने के बावजूद आपका इस तरह का बिहेवियर ठीक नहीं है। आप अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से किसी भी पेशेंट की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। एक डॉक्टर का पहला फ़र्ज होता है अपने सामने पड़े हुए पेशेंट का इलाज करना, ना कि अपने पर्सनल मामलों में उलझे रहना। ये सुनकर रिद्धि एक बार फिर से अपनी आखिरी कोशिश करते हुए बोलती है, लेकिन सर, अगर वो डॉक्टर जॉर्ज के पेशेंट हैं तो आप उन्हें भी तो फ़ोन करके बुला सकते हैं ना, मैं ही क्यों। तो डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, डॉक्टर जॉर्ज की वाइफ की अचानक डेथ हो गई है और अब आप चाहती हैं कि मैं उन्हें ऐसी कंडीशन में सर्जरी करने के लिए यहाँ बुलाऊं। तो रिद्धि बोलती है, सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था और मुझे मिसेस जॉर्ज के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन सर कुछ भी हो, मैं नहीं आ सकती। जिस पर डॉक्टर डिसूजा थोड़े से गुस्से में बोलते हैं, तो आप क्या चाहती हैं डॉक्टर कपूर, कि मैं अपने हॉस्पिटल के किसी पेशेंट को मरने के लिए छोड़ दूं। आप शायद भूल रही हैं कि आप सिडनी की नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी न्यूरो सर्जन है, और इस वक्त एक पेशेंट को आपकी ज़रूरत है, और अगर एक डॉक्टर होने के नाते आपका ये पहला फ़र्ज़ है कि किसी की जान बचाना, तो अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। 5 मिनट के अंदर मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा कि आपका क्या फ़ैसला है। इतना बोलकर डॉक्टर डिसूजा गुस्से में फ़ोन काट देते हैं और रिद्धि फ़ोन को गुस्से से बेड पर पटक कर सोचने लगती हैं। तभी रिद्धि के दिमाग में आता है कि, और वो खुद से कहती है, ये क्या
कर रही मैं रिद्धि? अभी तो तू सोच रही थी कि मायरा के सामने यहाँ से जाने का क्या बहाना बनाएगी, और जब बहाना तेरे सामने चल कर आ रहा है तो तू मना कर रही है। और वैसे भी एक डॉक्टर होने के नाते तेरा पहला फर्ज है कि पेशेंट की जान बचाना, ना कि अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचना। तुझे डॉक्टर डिसूजा को हाँ कर देनी चाहिए। ये सुनकर तो मायरा भी तुझे यहाँ से जाने से नहीं रोक पाएगी। उसके दिमाग में ये ख्याल आते ही वो अपना फ़ोन उठाती है और डॉक्टर डिसूजा को आने के लिए हाँ कर देती है और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगती है। वो अपने सामान को पैक करने के बाद अपने रूम में छोड़कर मायरा के रूम में जाती है। रूम के अंदर आकर रिद्धि उन दोनों से कहती है, मायरा, राहुल, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम लोग अभी के अभी सिडनी के लिए निकलना है। जिस पर मायरा रिद्धि की बात सुनकर मन ही मन सोचती है, कहीं इससे आर्य को यहाँ होने के बारे में पता तो नहीं चल गया। और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए हैरान होकर उसे पूछती है, लेकिन क्यों? जिस पर रिद्धि बिना किसी भाव के बोलती है, मेरे पास डॉक्टर डिसूजा का फ़ोन आया था। इंडिया से कोई केस आया है और मुझे उसकी सर्जरी करनी है, वो भी अर्जेंटली। जिस पर मायरा गुस्सा होते हुए कहती है, डॉक्टर डिसूजा ऐसे कैसे कर सकती हैं? उन्होंने ही तो तुम्हें यहाँ भेजा था ना। यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ तो वो तुम्हें वापस कैसे बुला सकते हैं? हॉस्पिटल में और भी तो डॉक्टर्स हैं जिन्हें वो सर्जरी करवा सकते हैं, तो फिर तुम ही क्यों? तो रिद्धि बोलती है, मैंने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। मायरा बोलती है, लेकिन तू तो किसी भी इंडियन पेशेंट का इलाज नहीं करती है ना। जिसे सुनकर रिद्धि एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, हाँ जानती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे लिए मेरी पर्सनल प्रॉब्लम से ज़्यादा बढ़कर किसी की जान बचाना है। जिस पर मायरा बहाना बनाते हुए कहती है, लेकिन इतनी जल्दी टिकट कैसे होगी? तो रिद्धि बोलती है, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, 2 घंटे में हम लोगों की फ़्लाइट है, इसलिए तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, तब तक हम सबके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ। मायरा कहती है, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मैनेज होगा रिद्धि? जिस पर रिद्धि मायरा को घूरते हुए कहती है, क्या बात है मायरा, क्यों बहाना बनाए जा रही है? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही है? क्यों तो यहाँ रुकना चाहती है? तो मायरा अपनी नज़रें चुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि अभी तो बच्चों ने ठीक से कुछ घूमा भी नहीं है और हम वापस जाने की बात कर रहे हैं। जिस पर रिद्धि मायरा को समझाते हुए कहती है, हम डॉक्टर हैं मायरा, हम लोगों की लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोगों के लिए अपनी ड्यूटी सबसे पहले है, बाकी सारी बातें बाद में। चलो अब तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ और रेडी होकर मेरे रूम में आ जाओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है और वहीं माहिरा हताश होकर अपने बेड पे बैठ जाती है। माहिरा को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर राहुल माहिरा के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, हाथ रखता है, तो माहिरा भी पलटकर उसे हग कर लेती है और रोते हुए कहती है, ये क्या हो गया है राहुल, ये दोनों कैसे मिलेंगे? अब तक तो इन दोनों को ये भी नहीं पता है कि ये दोनों एक दूसरे के इतने पास हैं और ये दोनों फिर से दूर होने जा रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे इन दोनों को करीब लाऊं? जिस पर राहुल उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, चुप हो जाओ, रोना किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, रोने से कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं होता है, बल्कि प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तुम इतनी उदास क्यों होती हो? तुमने ही तो कहा था कि ये दोनों एक दिन ज़रूर मिलेंगे, तो अब तुम इसकी टेंशन ना लो। इधर आर्य अपने रूम में सो रही होती है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन उठाकर अपने कान से लगाती है और उधर से कुछ कोई कुछ कहता है, जिसे सुनकर उसके हाथ से उसका फ़ोन छूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और फिर अपने लिए सिडनी की टिकट बुक करती है। उसके बाद वो जल्दी से अपना सामान पैक करती है और रूम से बाहर निकलने लगती है। सो फ्रेंड्स,
आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय एवरीवन।